बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ACCA के सब्जेक्ट MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग या इसको F2 के तौर पर कोड किया जाता है, इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ACCA के ऑफिशियल स्टडी हब का, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच डिपार्टमेंट वुड नॉर्मली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग अ स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन फॉर गुड्स इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट को हमेशा की तरह आपने बड़े ध्यान में पढ़ना है। इसमें दो चीज़ों की तरफ वो फोकस कर रहा है। एक तो डिपार्टमेंट के बारे में है, किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछ रहा है, और नंबर 2 वो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट कौन सा है जी? परचेज रिक्विजिशन। तो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये उसने पूछा है आपसे कौन सा होगा, और डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो आपको बता रहा है कि परचेज रिक्विजिशन। तो जब हम परचेज रिक्विजिशन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मटेरियल की नीड्स के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में होती है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये हमेशा वो डिपार्टमेंट रेज करता है जिसको ज़रूरत हो। अगर तो प्रोडक्शन वालों को मटेरियल की ज़रूरत हुई है तो वो इसको रेज करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में स्टोर चेक करता है कि क्या उसके पास मटेरियल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो स्टोर भी उसको रेज कर सकता है। सो बेसिकली जिस डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत होती है मटेरियल की, वो इसको रेज करता है। ऑप्शन नंबर ए, द बाइंग और परचेजिंग डिपार्टमेंट। नहीं भाई, बाइंग या परचेज डिपार्टमेंट कभी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट रेज नहीं करता, क्योंकि ये परचेज ऑर्डर PO इसको रेज करता है, जो कि परचेज रिक्विजिशन के बाद बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, द डिपार्टमेंट दैट रिक्वायर्स द गुड्स। यस, दिस इज राइट आंसर। ऐसा डिपार्टमेंट जिसको जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी चीजों की, वही इसको रेज करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जब चीजें अंदर आती हैं, उनको डिलीवरी नोट को, परचेज ऑर्डर को चेक करने के लिए कि क्या जो चीजें हमने मंगवाई हैं ये उन्हीं के बारे में है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी, द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टाफ, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता परचेज रिक्विजिशन को रेज करने का। अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉर्मली पेमेंट के हवाले से कंसर्न्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायरमेंट के बारे में कह रहा है कि ऊपर दी गई दो ऑप्शन सही हैं या गलत, इसके बारे में बताएं। और सिनेरियो में वो कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी। जी, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बेसिकली परचेज के अमल को कहते हैं। परचेज के प्रोसेस का दूसरा नाम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भी है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो नीचे उसने दो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उनके बारे में कह रहा है कि बताएं ये सही है या गलत है। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1, all purchase requisition are prepared in the purchasing department from where they are then sent out to suppliers। कहता है तमाम परचेज रिक्विजिशन, ये क्या है भाई? दोबारा डॉक्यूमेंट, और किधर प्रिपेयर होती हैं? परचेज डिपार्टमेंट में। ये क्या है? डिपार्टमेंट में। तो भाई एक डॉक्यूमेंट को जब हम डिपार्टमेंट के साथ टैली करेंगे तो हम देखेंगे कि वो परचेज रिक्विजिशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये परचेज डिपार्टमेंट में प्रिपेयर होता है, तो वो गलत कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी हमने यही डिस्कस किया है कि परचेज डिपार्टमेंट कभी भी परचेज रिक्विजिशन को रेज नहीं करता। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल गुड्स रिसीव्ड नोट्स आर प्रिपेयर्ड इन द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। कहता है जितने भी GRN गुड रिसीविंग नोट होते हैं वो गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट में प्रिपेयर होते हैं। भाई डॉक्यूमेंट कौन सा है? गुड रिसीव्ड नोट, और डिपार्टमेंट कौन सा है? गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में था। ये जी स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में। डॉक्यूमेंट कौन सा है? गुड्स इनवर्ड नोट। और डिपार्टमेंट कौन सा है जी? गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल सही है। ते हैं कि भाई जो चीजें आई हैं उनके ऊपर हमने गुड्स इनवर्ड का नोट लगाना है, साइन करना है उसको। तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्म दैट द स्टोर कीपर हैज टू कंप्लीट। ऊपर दिए गए सिनेरियो में स्टोर कीपर डिपार्टमेंट अगर कंपनी हो
बड़ी तो उधर डिपार्टमेंट होएगा, अगर छोटी हो तो सम टाइम उधर पर्सन, बंदा, इंसान होएगा। अल्टीमेटली एक ही बात हो रही है और डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट या पर्सन कौन सा है, स्टोर वाला या स्टोर कीपर, और वो पूछ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा बनाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है जी, स्टोर कीपर ऊपर दिए गए सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, ये हमें फाइंड करना है। बीटा कंपनी हैज अ परचेजिंग डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग ऑल मटेरियल्स। बीटा कंपनी का जो डिपार्टमेंट है परचेजिंग वाला, ये तमाम मटेरियल को ऑर्डर करने का रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप चीजें नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन टेक्निकली अटेम्प्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। बड़े सिनेरियो वाले क्वेश्चन में सम टाइम बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये हम सर कैसे अटेम्प्ट करें, सिनेरियो हमारे माइंड में नहीं आता। तो आप चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे। बीटा कंपनी है जी, इसका डिपार्टमेंट है परचेजिंग, और ये डॉक्यूमेंट रेज करेगा या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डरिंग ऑल दी मटेरियल्स, यानी कि ये परचेज ऑर्डर रेज करता है। तो अभी तक तो बिल्कुल सही काम है। व्हेन द स्टोर कीपर नीड्स मोर इन्वेंट्री, जब भी स्टोर कीपर को ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत होती है, दे हैव टू कंप्लीट अ फॉर्म। भाई स्टोर कीपर को जब भी मटेरियल की जरूरत होती है, उनको एक फॉर्म यानी कि एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, एंड सेंड इट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट विच देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर। तो जी दूसरा डिपार्टमेंट बीटा कंपनी के अंदर स्टोर वाला आ गया या स्टोर कीपर। अब ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है, इनको जब भी मटेरियल की जरूरत होती है तो ये एक डॉक्यूमेंट या फॉर्म बनाते हैं और ये फॉर्म भेज देते हैं परचेज वाले भाई साहब को, और परचेज वाले भाई साहब उसके बाद उसका परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है और आपसे वो पूछ रहा है ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है जी। ऑप्शन ए परचेज ऑर्डर, 100% गलत। परचेज ऑर्डर कभी भी स्टोर वाला डिपार्टमेंट रेज नहीं करता, ये तो परचेजिंग डिपार्टमेंट रेज करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। परचेज का डॉक्यूमेंट जो परचेज ऑर्डर है, ये परचेज डिपार्टमेंट ही रेज करेगा। ऑप्शन बी ए परचेज रेक्विजिशन, यस दिस इज राइट आंसर। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है, उसमें हमने देखा था कि जिस डिपार्टमेंट को नीड होगी मटेरियल की, वो डॉक्यूमेंट रेज करेगा परचेज रेक्विजिशन। तो इस क्वेश्चन में स्टोर कीपर को नीड हो रही है और उसने बताया भी था कि स्टोर कीपर नीड्स मोर इन्वेंट्री। भाई ये देखें सिनेरियो में मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो भाई इधर अगर उसने कहा था तो नीड किसको हुई मटेरियल की, स्टोर वालों को। तो डॉक्यूमेंट भी कौन रेज करेगा, नीड का स्टोर कीपर। और जो डॉक्यूमेंट का क्या नाम है नीड वाले डॉक्यूमेंट का, परचेज रेक्विजिशन। तो हमें अपना आंसर मिल गया। बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी ए गुड रिसीव्ड नोट, रॉन्ग। अभी हमने क्वेश्चन किया है कि ये गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट लगाएगा, तो ये भी स्टोर वाला डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है डी ए परचेज इनवॉइस, ये भी रॉन्ग है। परचेज इनवॉइस यानी कि परचेजिंग के लिए जो हमारा बिल आता है, ये तो वैसे ही एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, ये हमारा सप्लायर हमें रेज करता है। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। Option number B is the right answer for question number 3. Question number 4. Which of the following tasks are performed by the goods inward receiving department? भाई नीचे दी गई 3 ऑप्शन में से गुड्स इनवर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से काम करता है। 1 बाय 1 देखेंगे। दोबारा ध्यान कर लें जी, किसके बारे में पूछा गया है, किसी डिपार्टमेंट के टास्क या काम के बारे में, और डिपार्टमेंट कौन सा है, गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर 1 कंपेयरिंग डिलीवरीज फ्रॉम सप्लायर्स अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। भाई इधर ही हमें आंसर मिल गया कि जो हमें डिलीवरी मिली है, जो हमें मटेरियल सप्लायर की तरफ से मिला है, उसको परचेज ऑर्डर जो हमने रेज किया था आपस में कंपेयर करना। हम नीचे ना भी जाएं तो हमें आंसर मिल गया कि यस ये तो काम जो है वो गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट वाले करेंगे। हमने परचेज ऑर्डर रेज किया था और इसमें हमने कहा था कि हमें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 कॉटन चाहिए, नंबर 2 पॉलिस्टर चाहिए, एंड नंबर 3 हमें चाहिए जिप्स। तो भाई जब हमें डिलीवरी हुई हमारे सप्लायर की तरफ से, तो हम चेक करेंगे कि भाई कॉटन अवेलेबल है, उसमें पॉलिस्टर अवेलेबल है, जिप्स अवेलेबल है। ये हम चेक करेंगे और ये काम कौन चेक करेगा, ये डिपार्टमेंट गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज received to details on the supplier delivery note। भाई जो फिजिकल क्वांटिटी हमें रिसीव हुई, जो माल मटेरियल हमने रिसीव किया, उसको कंपेयर करना डिलीवरी नोट के ऊपर।
तो भाई सप्लायर ने हमें दो चीजें भेजी हैं। एक तो सप्लायर ने हमें फिजिकली ये वाला मटेरियल भेजा होगा जो ऊपर है, और एक उसने हमें डिलीवरी नोट भेजा होगा कि भाई इसके ऊपर साइन कर दें ताकि हमें ये कंफर्मेशन रहे कि आपने मटेरियल रिसीव कर लिया है। तो ये मटेरियल के नाम तो हमने ऑप्शन नंबर 1 में देख लिए, लेकिन अब मटेरियल कितना आया है। लेट्स से जी कॉटन हमारे पास आई है 100 मीटर, पोलिस्टर हमारे पास आई है 50 यार्ड, एंड जिप्स हमारे पास आई है 50 पीसीस। तो भाई ये जो क्वांटिटी है फिजिकली पहले हम इसको चेक करेंगे, और सप्लायर ने डिलीवरी नोट के ऊपर भी इतनी ही चीजें मेंशन की हो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये भी काम गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट का होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अगर मैं समराइज करूं तो ऑप्शन नंबर 1 में वो मटेरियल के नामों की बात कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 में उनकी क्वांटिटीज यानी कि तादाद की बात कर रहा है। दोनों ऑप्शंस जो है गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट करेगा। Option 3, making payments to supplier by bank transfer when the purchase invoice is received. सप्लायर को पेमेंट करना जब हमें बिल मिल जाए, ये बात गलत है। ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो ये वाला काम गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements about goods received notes are correct? अब गुड्स रिसीव्ड नोट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अब डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट की बात की थी, अब गुड रिसीव्ड नोट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है। कौन सा डॉक्यूमेंट? GRN, गुड रिसीविंग नोट। नीचे दी गई 3 ऑप्शंस उसने बताई हैं, और 3 ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, सच्ची है, उसके बारे में बताना है। वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर्स एंड शो डिटेल्स ऑफ गुड्स डिस्पैच फ्रॉम द सप्लायर्स वेयर हाउस। भाई जब उसने ये कह दिया दे आर प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर, तो इधर ही बात गलत हो गई। दिस इज फॉल्स। भाई जो GRN है गुड रिसीविंग नोट है, गुड्स। वन बाय वन हम इसको तोड़ लेते हैं। G फॉर गुड्स, R फॉर रिसीविंग एंड N फॉर नोट। तो चीजें गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? हम, हमारी कंपनी, आवर कंपनी। तो भाई जब हमारी कंपनी गुड्स को रिसीव कर रही तो ये डॉक्यूमेंट्स भी कौन लगाएंगे? ये वाला डॉक्यूमेंट लगाएंगे हम। तो भाई GRN कभी भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल टू दी कंपनी। तो जब इंटरनल टू दी कंपनी है तो लगाएंगे भी हम, ये सप्लायर नहीं लगाता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। Option 2, they are signed by the goods inward department when deliveries from suppliers arrive at the warehouse to confirm that the goods have been received. हाँ जी, गुड्स रिसीव्ड नोट को साइन करते किया जाता है, गुड्स इनवर्ड रिसीविंग नोट को साइन किया जाता है गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि इस बात की कंफर्मेशन हो जाए, याद दहानी हो जाए, तस्दीक हो जाए कि सप्लायर ने हमें चीजें जो भेजी थी वो हमें रिसीव हो चुकी है, उनकी डिलीवरी हो चुकी है, हम उनको रिसीव कर चुके हैं। जी बिल्कुल, ये वाली ऑप्शन तो ठीक है। मैं ऑप्शन 2 को आसान जुबान में बता रहा हूं कि गुड्स रिसीविंग नोट जो है GRN, इसको साइन किया जाता है गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट की तरफ से, और साइन इसलिए किया जाता है कि गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट इस चीज की कंफर्मेशन दे रहा है कि जो चीजें हमने अपने सप्लायर को कहा था उसने हमें भेज दी हैं, हमें डिलीवर हो चुकी हैं और हमने रिसीव कर ली हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, दे आर मैच्ड टू परचेज इनवॉइसेस बिफोर द इनवॉइसेस आर पेड। GRN को मैच किया जाता है परचेज इनवॉइस की तरफ से। परचेज इनवॉइस कौन भेजता है जी? सप्लायर। एंड दे आर मतलब GRN का जो डॉक्यूमेंट है उसको मैच किया जाता है परचेज इनवॉइस के साथ जो सप्लायर की है पेमेंट से पहले। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमने GRN को मैच करना होता है इनवॉइस के साथ, और ये इस चीज की हमारी गारंटी होती है कि जो बिल हम पे करने लगे हैं उसकी चीजें हमें रिसीव हो चुकी हैं। तो भाई वो पेमेंट तो हम सिर्फ उसी की करेंगे ना जो चीज हमें रिसीव हो गई है। तो रिसीव होने का कैसे पता चलेगा? GRN से। तो अगर हमें रिसीव ही नहीं हुई तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो अगर रिसीव हो चुकी है तो हम पेमेंट कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आ रही हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायरमेंट पे आते हैं।
which of the following control procedure within Alpha company should ensure that the company only pays invoices in respect of goods that it received? भाई कंपनी है अल्फा, सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्फा कंपनी है और ये इस चीज की याद दहानी करती है कि हम सिर्फ उसी चीज की पेमेंट करें जो हमें रिसीव हुई है। मैं आपको बता रहा हूं दोबारा कि अल्फा कंपनी एक ऐसा कंट्रोल प्रोसीजर चाहती है, कौन सा अमल ऐसा हो कि सिर्फ पेमेंट उन्हीं की जाए जो चीजें हमें रिसीव हुई हैं। तो आइए अब सिनेरियो पे आते हैं कि सिनेरियो क्या है। Recently, due to clerical error, a supplier invoiced Alpha Company for some materials that had actually been ordered and sent to another customer, Beta Company. अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले एक क्लैरिकल एरर, एक गलती हुई है हमारे सप्लायर की तरफ से। तो जो ये सिनेरियो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो एरर क्या आया। हमारा जो सप्लायर है बेटा, उसने हमें बिल भेज दिया है, यानी कि अल्फा कंपनी को एक बिल भेज दिया है बाय क्लैरिकल एरर। और ये बिल एक्चुअली उसने भेजना हमें नहीं था, ये उसने मटेरियल जो है वो सेंड किया हुआ था बीटा कंपनी को। ये बिल उसको बीटा कंपनी को भेजना चाहिए था। तो जो बीटा कंपनी का बिल है वो हमारे सप्लायर की तरफ से हमें आ गया। तो जब हमें आ गया तो चांसेस हैं कि हम इस बिल के अगेंस्ट इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट भी कर दें। तो हम इसकी पेमेंट ना करें, हम रॉन्ग इनवॉइसेस जो हमें रिसीव हो रही हैं उसकी पेमेंट ना करें, हम सिर्फ उन्हीं की पेमेंट करें जो हमने माल मटेरियल रिसीव किया है। अल्फा कंपनी दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा काम करे? ऑप्शन ए, चेकिंग ऑल रिसीट ऑफ मटेरियल्स अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। तो भाई चेकिंग ऑल रिसीट्स ऑफ मटेरियल यानी कि ये तो हो गया GRN की बात कि हमें तमाम रिसीट्स ऑफ मटेरियल को चेक करना है परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट। तो भाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो वो कहता है कि भाई जितने भी हमने परचेज ऑर्डर रेज किए थे क्या उनके मटेरियल हमें रिसीव हो चुके हैं, यानी कि तमाम परचेज ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं या नहीं, क्या कोई ओपन परचेज ऑर्डर तो नहीं। भाई मैं आसान अल्फाज में बता देता हूं कि जब भी हमने कोई परचेज ऑर्डर रेज करना है अपने सप्लायर के साथ तो हमने मेक श्योर करना होता है कि उस परचेज ऑर्डर का मटेरियल आ चुका है। और इस चीज की कंफर्मेशन के लिए कि जितने भी हमने परचेज ऑर्डर रेज किए थे उनका मटेरियल आ गया कि नहीं, हम एक डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट चेक करते हैं जिसका नाम है GRN। सो ऑप्शन नंबर ए में वो ये कह रहा है, तो ये तो बात गलत है, इसमें तो पेमेंट की कहीं भी बात नहीं हुई। ऑप्शन बी, matching all purchase invoices against good received notes. Yes, this is the right answer. Matching all purchase invoices. तो भाई परचेज इनवाइसेस का मतलब क्या है? बिल। तो भाई हम इधर देख लेते हैं जी, परचेज इनवाइसेस को मैच करना है किसके साथ? अगेंस्ट गुड रिसीव्ड नोट के साथ। किसके साथ? GRN के साथ। तो बेटा अगर हम इन दोनों को आपस में मैच करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहा है कि GRN का मतलब है कि हमने मटेरियल रिसीव किया होगा, हमारे डिपार्टमेंट ने ये बात कंफर्म कर दी होगी कि GRN हमने लगा दिया है। तो जब GRN लगा होगा तो इसका मतलब है इसके पीछे इसका परचेज ऑर्डर भी रेज हुआ होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ पहले वही माल मटेरियल रिसीव करना है, GRN उन्हीं पे लगाना है जिसका परचेज ऑर्डर रेज है, परचेज ऑर्डर के पीछे रिक्विजिशन भी होगी मटेरियल की। सो इसका मतलब है अगर GRN लग गया तो पिछला सारा प्रोसेस कंप्लीट है, और अगर GRN लगा है तो हमने मटेरियल को रिसीव कर लिया और हम उसकी इनवॉइस की पेमेंट भी कर देंगे। और सिनेरियो में उसने हमें कहा ही ये था कि हम सिर्फ उसी की पेमेंट करें जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है। तो मटेरियल रिसीविंग की कंफर्मेशन किधर से हो रही है? GRN से। और पेमेंट हमने किसकी बेस पर करनी है? परचेज इनवॉइस की बेस पे। सो डॉक्यूमेंट नंबर 1 इज परचेज इनवॉइस, डॉक्यूमेंट नंबर 2 इज GRN। इन दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ये जो रिक्वायरमेंट वाला मसला था सिनेरियो में वो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सी, मैचिंग परचेज ऑर्डर एंड परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट। जी पहला डॉक्यूमेंट है जी परचेज ऑर्डर और दूसरा है परचेज रिक्विजिशन। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर, इसको अगर हम मैच करें परचेज रिक्विजिशन के साथ तो इसका मतलब है कि हमें जिस डिपार्टमेंट की तरफ से परचेज की रिक्वायरमेंट यानी कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई थी, क्या हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं कि नहीं। लेट्स सपोज हमें 4 डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स, स्टोर, प्रोडक्शन एंड सेल्स की तरफ से किसी भी, ये एज्यूम करें हम, किसी भी किस्म की मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई थी।
तो 4 मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई थी परचेज रिक्विजिशन, तो हमने ये कंफर्म करना होता कि हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट ने इन चारों के परचेज ऑर्डर बना के हमारे सप्लायर को रेज कर दिए हैं, ऑर्डर कर दिया मटेरियल का कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसको कंफर्म करेगी। तो ये तो हमें सिनेरियो में उसने कहा ही नहीं था, सी इज रॉन्ग, इसमें कहीं पर भी पेमेंट की बात नहीं आ रही। एंड ऑप्शन डी मैचिंग ऑल परचेज इनवॉइसेस विद परचेज ऑर्डर्स, जी इसमें एक डॉक्यूमेंट है परचेज इनवॉइस एंड दूसरा डॉक्यूमेंट है परचेज ऑर्डर। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि परचेज इनवॉइस ये किसकी तरफ से रेज की जाती है, सप्लायर की तरफ से, एंड परचेज ऑर्डर ये किसकी तरफ से रेज किया जाता है, हमारे परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें गुड रिसीविंग नोट जो सिनेरियो में उसने मसला रेज किया कि मैं सिर्फ उस चीज की पेमेंट करूं जो मुझे रिसीव हुई है, रिसीविंग का डॉक्यूमेंट कहीं पर नहीं आ रहा, जो रिसीव करने का प्रोसीजर है वो कहीं पर भी हाईलाइट नहीं हो रहा। परचेज ऑर्डर का मतलब है कि मेरी कंपनी की तरफ से ऑर्डर किया गया था, अब मेरी कंपनी की तरफ से जो ऑर्डर किया गया था उसकी मुझे इनवॉइस भी आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 1 जनवरी को मैंने परचेज ऑर्डर रेज किया था और अभी मुझे मटेरियल रिसीव नहीं हुआ, तो 3, 4, 5 जनवरी को, लेट्स सपोज जी 5 जनवरी को मुझे सप्लायर ने इसकी इनवॉइस भेज दी और अभी मुझे मटेरियल रिसीव नहीं हुआ। तो मटेरियल तो रिसीव होगा तो उसके बाद हमें इनवॉइस आनी चाहिए, हम उसको फिर कंपेयर करके जीआरएन के साथ पेमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में ये वाला सिनेरियो हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, what is the value of units issued on 18th January using the LIFO method of inventory valuation? वो आपसे इशुएंस की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, इशुएंस की, और डेट कौन सी है, 18 जनवरी। FIFO, LIFO या एवरेज या पीरियोडिक एवरेज का क्वेश्चन आए तो इन सब में वो आपसे वैल्यू ऑफ इशुएंस पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, इन दो का सवाल लाजमी पूछता है वो। तो आइए देखते हैं, अभी वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इशुएंस बाय यूजिंग लाइफो। आएंगे सिनेरियो को डिटेल में देखते हैं और इशुएंस रिसीविंग को सॉल्व करते हैं। 3 अगस्त को हमें 400 यूनिट रिसीव हुए एट रेट 17, इनकी वैल्यू बन जाती है अगर मल्टीप्लाई करें तो 6800। 5 अगस्त को हमें 250 यूनिट रिसीव हुए एट रेट 18, इनको मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 18 तो इनकी वैल्यू बन जाती है 4500। बेटा सिंपल सी बात है, 400 इंटू 17 एंड 250 इंटू 18। अब हमने देखनी है इशुएंस, क्योंकि हमें उसने पूछा वैल्यू ऑफ इशुएंस, मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, वैल्यू ऑफ इशुएंस। तो भाई ये इशुएंस हमें निकालनी है किस तारीख को, जो 18th को है। तो टोटल इशुएंस कितनी हुई है, 2 इशुएंस हुई हैं जी, पहली हुई है 12 को और दूसरी हुई है 18 को। जो 12 तारीख को इशुएंस हुई है ये 120 यूनिट्स की हुई है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लाइफो के अकॉर्डिंगली लास्ट इन फर्स्ट आउट जब भी हम इशुएंस करेंगे तो हम अपने से करीब तरीन वाली रिसीविंग जो होगी उसमें से इशुएंस करेंगे। मतलब ये जो 12 तारीख को हमने 120 यूनिट रिसीव किए हैं, ये इस वाले 250 में से, ये जो तारीख है 5 तारीख वाली, इस वाले 250 में से करेंगे। दोबारा बता रहा हूं आपको, मैं रूट मैप भी बना देता हूं। ये 12 अगस्त वाले जो 120 की इशुएंस करनी है ये हम करेंगे 5 तारीख वाले 250 में से, क्योंकि 12 के लास्ट तरीन इन जो है वो 5 है। तो बेटा ये अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, ग्रीन कलर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 5 अगस्त वाले जो 250 यूनिट्स थे इसमें से हमने 120 को इशू कर दिया 12 तारीख को, 12 अगस्त को, मैं नीचे लिख भी देता हूँ। तो बेटा बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 130 यूनिट्स। 5 तारीख में से बाकी रह गए 130 और इनका रेट क्या है 18। ये ऊपर रेट दिया हुआ है जी, 5 अगस्त को जो मटेरियल रिसीव हुआ है उनका रेट है $18 पर यूनिट। तो हमारे पास अगर हम 130 इंटू 18 करें तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो रह गया 2340 का 5 तारीख का। अब हम आ जाते हैं 18 अगस्त की इशुएंस को, मैं रेड कलर में अब इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं 18 अगस्त की। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है। तो इस दिन इसने जो मटेरियल इशू किया है वो 480। तो आइए इन 480 का ब्रेकअप बनाते हैं। 480 के जो लास्ट वाला इन है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 18 अगस्त के करीब तरीन इन जो है वो 5 अगस्त का बन रहा है। 5 अगस्त के जो यूनिट्स हैं वो तो मेरे पास रह ही 130 गए हैं। तो पहले तो 480 में से 130 जो मेरे पास पड़े हैं वो मैंने ले लूंगा। 130 इंटू इनकी वैल्यू थी 18, 2340 के मैंने ये वाले इशू कर दिए जो 5 तारीख वाले हैं।
अब 5 वाला सारा मटेरियल मेरे पास खत्म हो गया, तो 480 में से अगर 130 लेस कर दूं तो मुझे मजीद जो है 350 यूनिट्स इशू करने हैं। तो अब ये वाले जो 350 यूनिट्स हैं, ये मैं ऊपर वाली जो 3 अगस्त है, क्योंकि 5 वाला तो सारा मटेरियल मेरे पास नील हो चुका है, ऊपर वाले जो 3 अगस्त वाले 400 यूनिट हैं इसमें से लेस करूंगा, तो इनका रेट होगा 17, क्योंकि इस दिन मटेरियल मुझे 17 के अकॉर्डिंगली मिला है। तो बेटा 350 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं तो 5950, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 8290, और दिस इज माय राइट आंसर। यही मुझे फाइंड करनी थी। मेरे यूनिट्स भी टोटल हो गए 130 प्लस 350, तो यूनिट्स हो गए मेरे 480, और यही 480 यूनिट्स मैंने 18 को इशू किए थे, और इनकी वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी थी वो वैल्यू 8290। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि या तो वो आपसे इश्यूएंस की वैल्यू पूछेगा या आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछेगा, और मेथड कोई भी हो सकता है, FIFO, LIFO, एवरेज या पीरियोडिक एवरेज। तो अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि FIFO के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, तो हमने क्या फाइंड करना है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू FIFO। क्वेश्चन का डाटा ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हमने जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज आपने याद रखनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, टोटल रिसीट्स, जितनी चीजें मैंने रिसीव की उसमें से मैं अगर लेस कर लूं टोटल इशुएंस, जितनी चीजें मैंने इशू की, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। भाई सिंपल बात है कि जितना मटेरियल मैंने रिसीव किया उसमें से जितना मैंने इशू कर दिया वो लेस कर दूंगा, तो मेरे पास जो बच जाएगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो वन बाय वन अब टोटल रिसीट्स निकाले। रिसीट्स को मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। पहली रिसीट हुई है 3 अगस्त को, दूसरी रिसीट है 5 अगस्त को, और तीसरी रिसीट है 25 अगस्त को। तो पहली रिसीट जो हुई है 3 अगस्त को, इसकी वैल्यू क्या है, हम वन बाय वन इधर नोट कर लेते हैं जी। 3 अगस्त, इसकी वैल्यू जी 400 इंटू 17, ये आ गया जी 6800। दूसरी रिसीट है 5 अगस्त की और 5 अगस्त की रिसीट 250 इंटू 18, इसकी वैल्यू बन रही है 4500। तीसरी रिसीट है मेरे पास 25 अगस्त की, तो 25 अगस्त की जो रिसीट है इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 4400। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं तो टोटल रिसीट्स मेरे पास आ रही हैं 15700 की। अब बेटा मैं टोटल इश्यूएंस निकाल लूंगा, तो इश्यूएंस को मैं रेड कलर में कर रहा हूं। इश्यूएंस मेरे पास दो हैं, एक है ये 12 अगस्त को और दूसरी है ये 18 अगस्त को। जो 12 अगस्त की है वो FIFO के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली पहले मुझे ये सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो FIFO का मतलब ये होता है कि मैं अपने से दूर जाऊंगा इश्यूएंस वाली डेट पे, जो सबसे पहले मुझे रिसीविंग होगी उसको करूंगा। तो बेटा ये जो 120 यूनिट्स हैं ये FIFO के अकॉर्डिंगली फर्स्ट इन 12 अगस्त को जो 120 यूनिट इशू हुए हैं, फर्स्ट कौन से इन हुए होंगे, ये 3 अगस्त को जो 400 यूनिट हैं इसमें से। तो भाई ये 400 यूनिट में से अगर 120 यूनिट मैं लेस कर दूं तो मेरे पास क्या रिमेनिंग रह जाएंगे, 280 यूनिट्स रह गए। तो भाई पहली जो इश्यूएंस है वो मेरे पास 3 अगस्त की आ गई, 120 यूनिट्स एट रेट 17। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये मेरे पास आ गई 2040 की, जो 3 अगस्त को हुई है। अब बेटा आगे आ जाते हैं, जो 18 अगस्त की इश्यूएंस है 480 यूनिट्स की, अगर मैं इसका ब्रेकअप बनाऊं तो मुझे सबसे पहले इशू करने हैं FIFO के अकॉर्डिंगली 280 यूनिट्स अभी पड़े हैं, ये वाले जो मुझे 3 अगस्त को रिसीव हुए थे, ये भी मेरे पास पड़े हैं। तो भाई 480 की जो 18 तारीख की इशुएंस है इसमें से 280 यूनिट तो मैं इशू करूंगा $17 के हिसाब से, जो मैंने 3 अगस्त की रिसीविंग की थी। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है 4760। अब 480 में से 280 तो मैंने इशू कर दिए, मजीद मुझे इशू करने हैं 200 ताकि टोटल यूनिट्स ऑफ इशुएंस हो जाए 480। तो ये वाले जो 200 मटेरियल है, 200 यूनिट्स का मटेरियल है, ये मैं इशू करूंगा अब 5 तारीख के जो मेरी रिसीविंग है उसमें से, क्योंकि 3 अगस्त वाला मटेरियल तो मेरे पास नील हो चुका है। तो 5 अगस्त को जो ये 250 मुझे रिसीव हुए थे इसमें से मैं रिमेनिंग ये 200 इशू कर दूंगा। तो 5 अगस्त को मटेरियल मुझे रिसीव हुआ था $18 के हिसाब से।
तो अगले जो 200 यूनिट्स हैं वो मैं इशू करूंगा एट रेट 18। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये यूनिट्स आ जाते हैं 3600 के। 18 तारीख की इशुएंस है, 18 अगस्त की टोटल इशुएंस जो है ये मेरे पास आ जाएगी 8360। अब बच्चे मेरे पास दो टोटल इशुएंस आई थी, एक 3 अगस्त की जो 2040 की थी और एक 18 अगस्त की जो 8360 की थी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 2040 प्लस 8360 तो मेरे पास टोटल इशुएंस आ जाएगी 10,400 की। तो बेटा ये 15,700 की टोटल रिसीविंग, 10,400 की टोटल इशुएंस। अगर मैं 15,700 की टोटल रिसीट में से 10,400 की टोटल इशुएंस को लेस कर लूं तो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है $5,300। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास आ जाएगा $5,300। बाय टोटल रिसीट्स मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। ऑरेंज कलर में टोटल रिसीट्स हुई 15,700 की, इसमें से हमने लेस की टोटल इशुएंस जो कि थी 10,400 की, तो हमारे पास बैलेंस रिमेनिंग बच जाएगा $5,300 का। आई एम होपफुल बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास डिस्प्लेड हैं 00923036864958। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।